नमस्कार। आप देख रहे हैं मराठा प्रहार और मैं हूं मिलिंद दिघे। आज के मुलाकात कार्यक्रम में आपसे मैं मुलाकात कराने जा रहा हूं शास्त्रीय नृत्य विधा कथक की जानी मानी कलाकार, सिद्ध हस्त कलाकार, अपने ज़माने में जिन्होंने संपूर्ण मध्य प्रदेश भारत में कथक नृत्य के द्वारा अपनी एक विशेष पहचान बनाई, ऐसी हमारी आदरणीय रंजना ठाकुर जी। रंजना जी, मराठा प्रहार में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। नमस्कार। आपने शास्त्रीय नृत्य विधा का चुनाव कैसे किया, क्यों किया? आपके घर में तो कोई ऐसा माहौल नहीं था। मैंने ये विधा का चयन क्यों किया, क्योंकि तब तो मैं बहुत छोटी थी, मगर एक था कि कुछ मुझे करना है। मैं जब देखती थी आसपास कि कुछ न कुछ लोग कर रहे हैं तो मुझे था कि मैं नृत्य करूं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये भी थी कि मुझे तैयार होना बहुत अच्छा लगता था। अच्छा। और घर में तो ऐसा कोई माहौल ही नहीं था। हम 8 बहन भाई, बड़ा परिवार, जी। तो ये भी था कि मुझे ये कला कोई अलग से सिखाएगा नहीं, क्योंकि इतनी हम लोगों की हैसियत ही नहीं थी कि कोई अलग विधा सीखने में जाऊं। जी। मगर कहते हैं ना कि ईश्वर आपकी इच्छा पूरी करता है। जी जी। तब मुझे पता चला कि माधव संगीत महाविद्यालय उज्जैन, वहाँ पर आदरणीय डॉक्टर पुरुदधिच, उनकी वहाँ पर अपॉइंटमेंट हुई है और वहाँ पर शास्त्रीय कथक नृत्य की शिक्षा दी जाने लगी है। तब मैं वहाँ पर गई, छोटी सी थी, हमारे पड़ोस की एक मुझे लेके गई और मैंने पूछा, आपको आश्चर्य होगा, जी। उस समय वहाँ पर डांस सीखने की फीस सिर्फ 75 नए पैसे थी। वाह, सिर्फ 75 नए पैसे? जी हाँ, पूरे महीने की 75 नए पैसे। तब मैंने सोचा कि ये तो मुझे मेरे पापा इतना तो ज़रूर मेरे लिए करेंगे, और 1 रुपया भी फीस नहीं है, तो यहाँ मुझे अब आना ही है। तो फिर मैं मैंने वहाँ से फॉर्म लिया, अपना सब भरवाया और वहाँ से मेरी ये शिक्षा शुरू हुई। जब सीखने लगी तब मालूम पड़ा कि शास्त्रीय कथक नृत्य या शास्त्रीय नृत्य विधा, कोई भी विधा हो, उसमें इतना सीखने को है कि हमारा पूरा जीवन बहुत कम है। तब मुझे, बहुत छोटी थी मैं, 8-9 साल की, तो मुझे पहला जो अवसर मिला तब चाइना वार हुआ था। और श्री मंगल सिंह सुमन, जो कि वहाँ पर उस समय माधव कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उनका कहना था कि हम सब कुछ न कुछ करें और आपके पास जो है आप उसको दीजिए और इस देश की सेवा करिए। तब उन्होंने खुद ने अपनी सोने की अंगूठी उसमें डाली कि ये भी मैं बेच रहा हूँ और आप अपनी कला से इसकी साधना करिए। तब पहला एक कार्यक्रम हुआ चाइना वार के, इसमें हमारे सैनिकों को मदद के लिए, और वो मेरा पहला परफॉर्मेंस था और मैं बड़ी खुश थी, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में मुझे देश की सेवा करने का कुछ मौका मिला था। इसके पश्चात आप का इंदौर आगमन कैसे हुआ? मतलब उज्जैन में आप रही हैं, वहाँ आपने शिक्षा पाई है? जी हाँ, उज्जैन में तो मैंने शिक्षा पाई, उज्जैन में मैंने सब कुछ किया है वहाँ पर। और उज्जैन मेरे लिए आदरणीय है, एक मेरे लिए वो भक्ति स्थल है, क्योंकि मेरे मामा शहीद राजा वो महाकाल, वो मेरे सगे मामा थे। और पूरा महाकाल परिवार, यानी मेरे जो नाना जी थे वो महाकाल मंदिर के ही पुजारी थे। और उनका जो देहासन हुआ, उनका जो निधन हुआ, वो महाकाल मंदिर में हुआ, मेरे नाना जी का। और राजा वो महाकाल, वो तो शहीद हुए गोवा इसमें। और वहाँ के जितने कॉलेजेस थे या जो प्रोग्राम थे, मुझे था बचपन से कि नहीं, ये इधर उधर खाली दौड़ना और बैठना, बातें करना नहीं, हमें कुछ अपना खुद का करना है। तो शुरू से ही मैं कॉलेज के सारे प्रोग्राम में भाग लेती थी और जो भी कार्यक्रम होता था, और सब कहते थे अच्छा रंजना जी है
फिर तो इसी का नंबर है। ऐसा कुछ एक माहौल वहाँ बन गया था। पर मेरे घर के लोग भी मुझे बहुत उसके लिए सहायता करते थे। एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार के लिए किसी कला को अपनाना, और फिर ये विधा तो ऐसी है कि बहुत खर्चीली है, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए भी मुझे बहुत प्रयास करना पड़ते थे, क्योंकि उस समय ये भी नहीं था कि हमारे पास बहुत गहने हैं, बहुत भारी भारी साड़ियाँ हैं। फिर हम एक दूसरे से मांग के लाते थे कि हमारा कार्यक्रम है, आपकी साड़ी खराब नहीं होगी। और कुछ लोगों ने आपकी इसमें भी मदद की है। बहुत मदद की है, और कॉलेज में भी बहुत मुझे मदद की। और आदरणीय शिवमंगल सिंह सुमन, मेरे जी गुरु जी, इन लोगों ने मुझे मुफ्त में शिक्षा दी, ऐसा ही मैं कहूँगी। आपने विभिन्न स्थानों पर कथक के माध्यम से प्रस्तुतियां दी हैं, तो वे कौन से प्रमुख उत्सव या महोत्सव हैं जहां आपने प्रस्तुतियां दी हैं? कई कार्यक्रम तो मैंने कई महोत्सव में दिए हैं, पर एक बात मैं और भी बताना चाहती हूँ कि ये जो महोत्सव है, ये कई अब का प्रचलन है। उस समय तो महाकाल के मंदिर में जाकर आपको पहली प्रस्तुति देना है, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा महोत्सव होता है। बहुत बड़ा महोत्सव होता है। जी हाँ। तो उसमें ग्वालियर है, लखनऊ है, फिर दिल्ली में जो कॉमनवेल्थ यूथ फेस्टिवल होता है, लखनऊ में यूथ फेस्टिवल हुआ है, खजुराहो में सिर्फ प्रस्तुति हमने बहुत पहले थे तब ऐसा ही किया था। अभी इसी वर्ष मेरी जो स्टूडेंट थी टीना तांबे, उसने मुझे वहाँ सम्मानित किया, उसका वहाँ पर कार्यक्रम था। और वह जो सम्मान था मुझे इसलिए बड़ा लगा क्योंकि मेरी शिष्या वहाँ पर अपना कार्यक्रम दे रही है और वो इतना सुंदर प्रस्तुति दे रही है, और उसके लिए वो मुझे सम्मानित कर रही है। ये बहुत बड़े गर्व की बात थी। आपने डॉक्टर पुरुददित जी और स्वर्गीय कथक के बहुत बड़े हस्ताक्षर कहें दुर्गा प्रसाद जी से शिक्षा पाई है, उनके बारे में कुछ संक्षिप्त में कोई यादगार प्रसंग उनका, दोनों का? गुरुजी तो डॉक्टर पुरुददित के बारे में मैं कहूँ तो उन्होंने, जब हम छोटे भी थे, हम लोगों को साइकिल पे वो ले जाते थे। अच्छा। एक मेरे साथ और थी श्रद्धा दाभाड़े, वो अब सिंगापुर में है। जी। तो वो साइकिल में दोनों को बिठा के ले जाते थे, और उनको पता था कि इनके घर से इन्हें इतना कुछ नहीं मिलने वाला। तो प्रोग्राम के बाद हमको वहाँ पर दूध और बादाम खिलाना, फिर घर पे छोड़ना, रियाज करवाना, बारीक बारीक बातें बताना, और फिर उन्हीं के गुरुजी पंडित स्वर्गीय दुर्गा प्रसाद जी, उन्होंने हमें अभिनय की छोटी छोटी बारीक बारीक वस्तुएं, यानी घर आके या कहीं भी आप चले जाइए वहाँ पर आके सिखाना, ये चीज़ अब तो मिलती भी नहीं है, मगर वो हमें मिली। और उसी का परिणाम है कि हम 10 गुरु के पास नहीं गए, उन 2 गुरु ने हमें दी उस शिक्षा को ही हम अभी तक चला रहे हैं, और उसी को हम रियाज कर रहे हैं। जी, बहुत अच्छे। मैं थोड़ा सा आपसे ये घराने के बारे में पूछना चाहता हूँ। संगीत के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में ये भिन्न भिन्न घराने हैं, और आप भी जयपुर घराने से आती हैं, तो ये थोड़ा आपके घराने के बारे में बताइएगा। जी हाँ, घराने तो है, मैं जयपुर घराने से हूँ। और अभी एक जो बड़ी वार्ता हुई थी यहाँ पर, कार्यशाला हुई थी, उसमें कई गुरुओं ने, मेरे खुद के गुरु ने भी ये रखा था कि ये जो घराना, ये जो है, इसको बंद कर दिया जाए, इस प्रथा को। वो उस घराने से है, उस घराने में ये अच्छा है, ये बुरा है। कलाकार है, उसके लिए कोई घराना ना हो, उसके लिए कला साधना ही हो। जयपुर घराने में है कि हमारे यहाँ पर काफ़ी तैयारी पे, फुटवर्क पे, आपके चक्कर पे, और आपकी विशेष तैयारी होना चाहिए, इस पर अधिक जोर दिया जाता है। यानी भाव तो ही अभिनय है, मगर जितना तेज फुटवर्क कहिए आप या चक्कर कहिए, वो आपको लखनऊ घराने में इतना नहीं मिलता जितना जयपुर में मिलता है। मगर वर्तमान में ये है कि हम सभी का जो भी कुछ है उसको आत्मसात करके अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। जयपुर और लखनऊ घराने में अभिनय और मतलब गति की फ़र्क आप बता रहे हैं, और घराने अब न हो, मिलजुल कर विकसित हो कला, ये आपका ख्याल है। ये बहुत अच्छा है, अनुकरणीय है। आपकी आवाज़ सुनी जाएगी, ऐसी हम कामना करते हैं।
आपने एक इंदौर आने के पश्चात संगीत सरगम संस्था स्थापित की। वो कैसे उसका प्रारंभ किया और कैसे विद्यार्थियों के लिए आपने कठोर परिश्रम किया? मैं यहाँ पर मेरा शादी हुई, उसके बाद मैं इंदौर में आ गई। उसके पहले मैं माधव संगीत महाविद्यालय उज्जैन में थी। वहाँ पर मैंने नृत्य की प्रथम वर्ष से लेकर कोविड की तक मैं अकेली शिक्षिका थी। अच्छा। वहाँ पर कोई तबला शिक्षक नहीं था। तब मैं खुद कंट्रीब्यूशन करके, क्योंकि रियाज तो ज़रूरी है, तो इसलिए फिर मैंने कहा नहीं, तो वो तबला टीचर मैंने खुद ने अपने हिसाब से रखा। अरे वाह, तबला टीचर का पेमेंट भी आप? जी हाँ, बिल्कुल। यानी 120 रुपये तनख्वाह थी, मगर उसमें से तबला टीचर भी हमने रखी। तो उसका परिणाम ये हुआ कि उज्जैन में मैंने कई विद्यार्थी तैयार किए, और मुझे खुशी है कि वो विद्यार्थी अभी भी इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। कुछ बॉम्बे में भी है जो कि अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, और मेरे जो विद्यार्थी हैं, मुझे इसकी खुशी है कि वो लोग समर्पण की भावना से इस क्षेत्र में है। तो ये जो इंदौर में मैं आई, तो फिर मेरा मन बड़ा विचलित था कि मैं यहाँ भी कुछ करूँ, मगर थोड़ा डर भी था कि इंदौर है, कोई मुझे नहीं जानता इतना यहाँ पर। मैं आ चुकी थी यहाँ पर अभिनव कला समाज के, इसमें मैंने 3-2 साल तक लगातार प्रथम ये श्रेणी में पुरस्कार लिया। फिर जहांगीर खां साहब ने, उन्होंने भी मेरा काफ़ी ये करके स्वागत करके उन्होंने मुझे पुरस्कृत किया था। मगर ऐसा था कि इंदौर लगता था बहुत बड़ा है और अपन बहुत छोटे हैं। मगर फिर यहाँ सरगम संगीत विद्यालय शुरू किया, और उस समय यहाँ पर एक और भी कक्षा थी मिस शाह की, तो मैंने अपने वहीं पे शुरू किया। तब मेरे यहाँ पर फीस थी 20 रुपया। अच्छा। मगर उसमें मैंने ये ध्येय रखा था कि 20 रुपया भी जो नहीं दे सकते हैं, ऐसे विद्यार्थी जिनको सीखना है उन्हें मैं मुफ्त सिखाऊंगी, मगर उन्हें सीखना है तो आप आकर सीखें। और मैं वो अभी तक कर रही हूँ कि ऐसे विद्यार्थी जो कि कमज़ोर वर्ग से हैं, जिनके पालक नहीं सिखा सकते, ऐसे 2 से 5 विद्यार्थियों को मैं मुफ्त में सिखाती हूँ। वाह, आपने बहुत संघर्ष के साथ इतनी बड़ी पायदान पर पहुंची हैं, बहुत संघर्ष किया है, तो वो आपको अनुभूति है कि कैसे दिक्कत आती है मध्यम वर्गीय परिवार में, और उसका एहसास रखते हुए आप विद्यार्थियों को फ्री भी पढ़ाती हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। आपके विद्यार्थियों के बारे में कुछ बताइए जिन्होंने इस क्षेत्र में कुछ विशेषता हासिल की हो। ऐसे कई विद्यार्थी हैं, मगर यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि जो मेरे विद्यार्थी, मेरे जो कार्यक्रम होते थे, विद्यार्थी आते थे, उनको लाना, छोड़ना, लेके जाना, इसमें मेरे परिवार ने और विशेषकर मेरे पति किशोर ठाकुर, इनका बहुत बहुत सहयोग रहा। उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम्हें इस कला से तुमको घर में पैसा कमा के लाना है, जेब से भी देना पड़ता था। वो कहते थे नहीं करो, ये तुम्हारा शौक है। उसी का परिणाम है कि मेरे विद्यार्थी भी पूरे समर्पित थे, और उसमें कई नाम ऐसे हैं जिन्होंने अपना आज परचम लहराया है। एक डॉक्टर तीना तांबे, फिर डॉक्टर प्रियंका वैद्य है, फिर एक मेरी स्टूडेंट है प्रियंका शर्मा, वो कनाडा में है, वो भी इस कला में माहिर है और कर रही है। एक रौनक शर्मा करके है, वो अभी ही आई है, वो स्विट्ज़रलैंड में उसने 3 साल तक इसका शिक्षण दिया और अब वो पुणे में है। और गौरी देशपांडे है, सीमा शर्मा है। अच्छा। ऐसे कई श्रृंखला बहुत बड़ी है। कितने नाम गिनाएंगे आप? आपका पूरा जीवन ही कथक के लिए समर्पित है। और जैसा आपने बताया, किशोर जी ठाकुर जो आपके पतिदेव हैं, उन्होंने बहुत आपकी सहायता की है, जिसकी वजह से आज आप इतने बड़ी बुलंदियों को पा चुकी हैं। उसके लिए उनका भी हम साधुवाद कहेंगे। ऐसा सभी को सहयोग मिलता रहे, कला विकसित होती रहे, भारतीय कला, ये कामना करते हैं। अब मैं आपके एक और संस्था के बारे में सुना है, शिव अनादि संस्था, इसके बारे में कुछ बताइए आप। शिव अनादि संस्था ये हमने अभी 2-3 वर्ष से ही शुरू की है। इसमें हमने सोचा कि कुछ जिसमें कुछ अलग अलग अच्छाइयाँ हैं, अलग अलग कार्य क्षेत्र में उनकी उपलब्धि है, विभिन्न विधाओं में पारंगत लोगों का।
तो एक ही गुरु और एक ही संस्था न करके हम तीनों ने मिलके ये संस्था शुरू की है। और हमारा इसका उद्देश्य यही है कि जो भी कुछ कार्यक्रम ऐसे होते हैं उसको हम ऊंचाइयों तक ले जाए, देश ही नहीं विदेश में भी हम इस कार्यक्रम को करें। अगर हमें उसके लिए कुछ खुद का फंड देकर भी जाना पड़े तो भी इस कला के लिए हम वहाँ पर जाकर अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करें। और इसमें हमें कई अच्छे कार्यक्रम मिले हैं, हमने इसको किया है। और अभी भी हमारा ध्येय यही है कि अगर हमारे कार्यक्रम होते हैं उसमें बहुत बड़ा फंड नहीं मिल रहा है मगर मंच मिल रहा है तो हमें उसे अपनाना ही है। इस क्षेत्र में सरकार की ओर से आपको कोई सहायता नहीं मिलती? जी नहीं, कोई सहायता नहीं है। क्या मतलब मंत्रालय हैं, निगम हैं, इनसे आप मतलब सहयोग लेती नहीं है या व्यवस्था ही नहीं है? नहीं, व्यवस्था है मगर हमें नहीं मिली है। अच्छा। अभी फिर से जो मध्य प्रदेश शासन ने इसके लिए किया है उसमें हम प्रयासरत हैं। जी। और देखिए हर क्षेत्र में कई बातें होती हैं, कई उलझनें होती हैं। जी। फिर हो सकता है कहीं ऐसा भी होता है कि हमारे प्रयास कम पड़ते हैं या फिर वो हमें नहीं मिल पाता, मगर हम उसको दोष नहीं देते। बस मुझे यही है कि जितने लोगों को आप मंच दे सकते हैं उतने अधिक से अधिक दें। आप देंगे तो नाम अपने आप आगे बढ़ेगा। जिनका नाम सिर्फ है आप उन्हीं को मंच देंगे तो बाकी के जो लोग हैं, जो अब के युवा कलाकार हैं, वो कहाँ जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि मेरी कई विद्यार्थी बोलती मैडम हमें कहाँ प्रोग्राम मिल रहा है, वो तो नाम वाले हैं उनको मिल रहा है। तब मैं समझाती हूँ एक दिन तुम्हारा भी नाम होगा, तुम्हें भी मिलेगा। मगर मुझे फिर भी शासन से ये गुजारिश है कि जहाँ पर जो जो कलाकार नवोदित कलाकार हैं उनके नाम लेकर उनको भी प्रोत्साहित करने के लिए वे उन्हें कार्यक्रम दें। बहुत ही अच्छा। और भी आप अगर कुछ इस बारे में विचार रखना चाहती हैं तो हमारे माध्यम से शासन तक ये बात निश्चित पहुंचेगी। बिल्कुल, मैं भी चाह रही हूँ और आप भी कर रहे हैं, क्योंकि आपकी बहुत बड़ी मैं शुक्रगुजार हूँ आप सारे चैनल की कि आपने मुझे चुना और आपको लगा कि मैं इस लायक हूँ। और आज का युवा वर्ग जो कि उनको भी कहना चाहती हूँ कि जो एक उनमें असंतुष्टता है वो नहीं होना चाहिए। हर क्षेत्र के लिए एक समय लगता है और जो नया चल रहा है उसको न करके शास्त्र जो कहता है वैसा ही चले। जो उछल कूद या हम वेस्टर्न की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारी कला ही इतनी समृद्ध है कि हम उसमें सब कुछ कर सकते हैं। तो हमें उधर न जाके हमें इधर का करना है। मैं आपको बता रही हूँ, हम जब दिल्ली गए थे तो जो फॉरेन के विद्यार्थी थे उन्होंने हमसे यहाँ के लोक नृत्य सीखे और वो राष्ट्रपति के सामने बताए। तो फिर हम क्यों उनके पीछे जाए। अब थोड़ा सा मैं हल्का सा मतलब बहुत अपन गंभीर बातों पर चर्चा करते रहे। लगता नहीं आपकी इतनी उम्र हो गई है, 69 आप रनिंग हैं और इतनी आप मतलब क्या कह सकते हैं एक्टिव हैं। तो यह सब कैसे संभव हो पाता है? मतलब इतनी उम्र में भी आप इतना सब करती हैं। भारतीय कला के लिए आप अपना सारा जीवन समर्पित किए हुए हैं, तो ये कैसे मैनेज करती हैं आप? बस ये ईश्वर की कृपा है शायद। अच्छा। और कुछ नहीं है। और सब लोगों की मेरे साथ जो दुआएं हैं, जी। आशीर्वाद है। और मैं एक नटराज की मेरे पे कृपा है। मैं उनको हमेशा कहती हूँ कि मुझे अच्छी बुद्धि देना, अच्छा मन देना और किसी के प्रति बुरी भावना न देना। और अब उम्र तो क्या है खैर, पर यही है कि मैं करती रहूं। और मैं इसलिए कहती हूँ कि मैं आज कमा भी रही हूँ, मुझे जो पेंशन भी मिल रही है, मैं इनको कहती हूँ कि इसका उपयोग मुझे कहीं भी डोनेशन के लिए करना पड़ेगा तो मैं वही करूँगी और उसी के लिए ये पैसा मेरे पास है, ऐसा मैं सोचती हूँ। कला के लिए आप तन मन धन से समर्पित हैं। अब मैं एक आखिरी प्रश्न आपसे पूछूंगा कि भारतीय युवक युवतियों को इस अपनी भारतीय महान कलाओं के प्रति आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कैसे वो इसके प्रति आकर्षित हों और अपनी कला समृद्धि की ओर उनके भी प्रयास और सहयोग मिलता रहे? मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि किसी भी कला के लिए रियाज बहुत आवश्यक है और साथ ही साथ आप समर्पित भावना से रहें। अभी आप कुछ समय तक एक गुरु के पास जाते हैं, आपको लगता है इनका नाम ज़्यादा नहीं हो रहा है, चलो दूसरे गुरु के पास जाएं। आप किसी के भी प्रति समर्पित नहीं रह पाते।
और इसमें गुरु का भी कोई नहीं, उसको भी लगता है ये विद्यार्थी आज मेरे पास आया है, कल और तीसरे के पास जाएगा, तो वो भी आपको उतनी चीज़ नहीं दे पाते जितना उनको देना चाहिए। तो आप भी थोड़ा संयम रखिए, साधना पे अपने विश्वास रखिए और अपने गुरु पे समर्पित भावना रखिए। आप पैसा तो आएगा जाएगा, कला आपकी कोई नहीं छीन सकता। इसलिए जितने युवा वर्ग है उनको लगता है कि हम सीखते हैं, हमको 1 महीने बाद मंच मिलना चाहिए। मंच इतने जल्दी नहीं मिलता। आप खुद परिपक्व होइए, सामने वाला आपको वैसे ही बोलेगा कि आप मंच के लायक हैं। तो ये जो एक अभी देख रहे हैं कि उनमें किसी भी प्रकार की संतुष्टि नहीं है, किसी भी प्रकार का गांभीर्य नहीं है, तो वो अगर समय दे, और आपकी शास्त्रीय कला ही सबसे समृद्ध कला है, उसी का आप खाली उसी को बढ़ाइए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। मैडम, कथक के लिए, शास्त्रीय नृत्य के लिए तो आप बहुत पूरा जीवन समर्पित किए हैं, साथ ही आप सामाजिक सेवा में भी बहुत संलग्न हैं। यहाँ इंदौर की मराठी समाज और अन्य अनेक संस्थाओं में आप पदाधिकारी हैं, महाराष्ट्र साहित्य सभा में हैं, तो इस सब को कैसे आप मतलब कर पाती हैं, कैसे समय निकाल पाती हैं? समय तो निकालना ही पड़ता है, और ये जो सामाजिक संस्थाएं हैं, ये समाज के लिए इतने अच्छे कार्य कर रही हैं कि हमें लगता है उसके लिए हमें समय देना ही चाहिए। हम सामाजिक प्राणी हैं। तो महाराष्ट्र साहित्य सभा, वहाँ पर भी मैं एक साधारण कर्मचारी की हैसियत से गई थी। आज वहाँ पर मैं उपाध्यक्ष हूँ। मराठी समाज, वहाँ भी वर्षों से हूँ और प्रयासरत हूँ कि वहाँ पर कुछ न कुछ करती रहूँ। कोई न कोई वहाँ पर डोनेटर आए, कुछ न कुछ डोनेशन दे, ताकि उस संस्था का उत्कर्ष होता रहे। और ये हम लोग प्रयास करेंगे, 4 लोग तो अपने आप होता है। महिला संगठन है, फिर अहिल्या आश्रम की भी जो ऐसी लड़कियां जिनको कुछ नहीं कर पाती थी, उनको मैंने यहाँ घर पर जैसे मोम के दिए बनाना, आपका पैरपोश बनाना, और फिर आप उनको बेचो, उससे जो आपको पैसा मिलता है उससे आप शिक्षण ग्रहण करो। तो अभी उनका एक ग्रुप बन गया है पूरा, जो कि ये मोम के दिए बनाकर दिवाली के टाइम वो कई संस्थाओं में जाती हैं और बेचकर और अपना शिक्षा का जो भी है वो आगे बढ़ रही हैं। फिर शिक्षण, स्वावलंबी बना दिया आपने उनको, बहुत अच्छी बात। फिर सरस्वती शिक्षण संस्थान है, वहाँ पर भी गरीब बच्चों को हम लोग मदद करते हैं। उनको एक पढ़ाई के लिए एक फ़ंड देते हैं। वहाँ पर ये है कि आप जब किसी कार्य पर जॉब करने लगे तो कुछ अंश आप इस संस्था को वापस दीजिए, ताकि दूसरा जो गरीब विद्यार्थी है उसको हम इस ओर भेज सकें, क्रम चलता रहे। जी हाँ। तो ये एक संतुष्टि है, और कम से कम 5 लड़कियों को, विद्यार्थियों को उनकी शिक्षा के लिए मदद करना, ये मेरा ध्येय है। घर की जो भी बाइयाँ हैं उनके बच्चों को पढ़ाना, उनका खर्चा करना, ये मैं करती रहती हूँ। ये करते हुए समझ के करते हैं अपने ही बच्चे। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। रंजना जी, आपने हमें समय दिया और शास्त्रीय नृत्य, कथक नृत्य के लिए आपके प्रयास के लिए हम आपकी बहुत ही तारीफ़ करना चाहेंगे और ये कामना करेंगे कि आप स्वस्थ रहें और इस क्षेत्र में और भी अधिक पुरजोर तरीके से सेवारत रहें। धन्यवाद।